कॉलेज के नागार्जुन जी की कविता ये दंतुरित मुस्कान। वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। इस वीडियो में चैप्टर से संबंधित कठिन शब्दों को समझेंगे, कविता का भावार्थ देखेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम में हेल्प भी करेंगे। तो नागार्जुन जी की कविता बहुत ही प्यारी सी कविता है, ये दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मतलब दांतों वाली मुस्कान। 7-8 महीने के बच्चे के आगे के 2 दांत निकल आते हैं ना, तो वो बहुत प्यारा लगता है। जब वो मुस्कुराता है, हंसता है, तो उसके आगे के दांत दिखाई देते हैं, तो उसी को दंतुरित मुस्कान का है। पिता मतलब कवि, पिता अपने घर लौट कर आता है, तो वो घर पर जब आता है तो उसे एक नन्हा सा प्यारा सा सदस्य दिखाई देता है, जिस पर वह मुग्ध हो जाता है। तो उसी पर ये कविता है, देखते हैं। सबसे पहले इनके शब्द अर्थ देख लेते हैं। दंतुरित, दंतुरित कहते हैं बच्चों के नए नए दांत। धूल धूसर गात, धूल धूसर का मतलब है धूल मिट्टी से सने हुए उसका शरीर, उसके अंग प्रत्यंग। जलजात, जलजात का मतलब है कमल का फूल। अनिमेष, अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। इतर का मतलब है दूसरा। मधुपर्क, मधुपर्क है दही, घी, शहद, जल और दूध, इन सब के संयोग से, इन सबको मिला के देवता या अतिथि के सामने जो रखा जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, दही, घी, शहद, जल और दूध। इसको पंचामृत कहते हैं। और कविता में इसका प्रयोग जो है बच्चे को जीवन देने वाला बताया गया है। आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। मधुपर्क। कनखी, कनखी कहते तिरछी निगाह से देखना। परस मतलब स्पर्श। पाषाण मतलब पत्थर। छविमान मतलब सुंदर। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये दांतों वाली, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। मृतक में कैसे जान डालेगी? मृतक का मतलब यहाँ पे कभी दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं थका हारा व्यक्ति से मतलब है कि निराश, परेशान, थका हारा व्यक्ति जब आता है तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर, तुम्हारी मुस्कान को देखकर उसके अंदर भी जान आ जाती है, वो फ्रेश हो जाता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है। धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल धूसर, धूल से सने हुए, धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारा ये शरीर, गात मतलब शरीर, तुम्हारे इस शरीर को ऐसा लगता है, देख कर ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहते हैं कमल को, कि कमल तालाब उड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श मिल जाता है, पा लेता है, तो उसमें प्राण आ जाते हैं। कठिन पाषाण भी, कठिन हृदय भी, पत्थर दिल हृदय भी द्रव बन जाता है, जल बन जाता है। ऐसा है तुम्हारा स्पर्श। किसका स्पर्श? बच्चे का स्पर्श। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। छू गया तुमसे, तुम जिससे भी छू जाओगे उसमें से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, चाहे वह बांस हो या बबूल हो। यहाँ कवि जो है वो दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। बांस का मतलब चाहे वो कठोर व्यक्ति हो, कठोर हृदय का व्यक्ति हो, या कि कोई बबूल हो, दुष्ट व्यक्ति हो, तो उसमें से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, मतलब वो नरम हृदय हो जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब यहाँ पे बच्चा जब अपने पिता को देख रहा है तो वो देखते ही जा रहा है, तो पिता उनसे कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। तो बच्चा जब अपने पिता को बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है तो पिता कह रहे हैं कि तुम मुझे अनिमेष देख रहे हो, थक गए हो क्या? आँख लूँ मैं फिर, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तो मैं अपना
मुख घुमा लूं, आँख को फेर लूं, तुम थक गए हो, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो इसमें कवि ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि हम पहली बार, अभी तो हम पहली बार मिले हैं, अभी तो हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए हैं, तुम मुझसे परिचित नहीं हो पा रहे हो, मुझे समझ नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों को मिलाने के लिए, तो हम तुम्हारी माँ ही माध्यम बनी है। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते, ना मैं तुम्हें समझ पाता, देख पाता, ना तुम मुझे जान पाते। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान बड़ी मोहक होती है। धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, तुम दोनों ही धन्य हो, जिसकी वजह से मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं चिर कहते हैं हमेशा, प्रवासी मतलब दूसरे देश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं, दूसरा शहरी या दूसरे देश में रहने वाले को। तो मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, मैं इधर अलग हूँ और तुम अन्य हो, तुम भी अलग हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय, अतिथि कहते हैं जो घर आते जाते रहते हैं, अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्या हमारा संपर्क है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, उंगलियां मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को, दूध दही घी शहद से, इन 5 चीज़ों से मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको मधुपर्क कहते हैं। ये बच्चे को चटाया जाता है। तो उंगलियां माँ की कराती रहती हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तो उंगलियां तुम्हारी माँ जब तुम्हें मधुपर्क चटाती हैं तो तुम बड़े प्यारे लगते हो। तुम इधर कनखी मार कर जब देखते हो, कनखी कहते हैं मुख को टेढ़ा करके, आँख को तिरछी करके देखते हैं, तो तुम कनखी मार कर मेरे को देखते हो और मैं तुम्हें देख रहा होता, तो हम दोनों की आंखें मिलती हैं। आंखें जब हम दोनों की मिलती हैं उसको कहते हैं आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब है आंखें मिलना। जब हमारी आंखें मिलती हैं तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। तब ये तुम्हारी मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तो ये मुस्कान मुझे तुम्हारी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये तो था आज का चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है इसका, बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसकी निश्चल और पवित्र मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल रहा है। इस सुंदरता का ऐसा प्रभाव है कि कठोर और पत्थर दिल भी पिघल जाए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान, इसका आंसर है, बच्चे की मुस्कान निश्चल और अबोध होती है। वो नहीं जानता कि उसे कैसी बातों पर मुस्कुराना चाहिए, कब और किस तरह मुस्कुराना चाहिए। वह तो अपनी दंतुरित मुस्कान से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। एक बड़ा व्यक्ति समझदार होता है, दूसरी तरफ एक बड़ा व्यक्ति समझदार होता है और वो काल और परिस्थितियों के अनुसार ही मुस्कुराता है। वह अपनी मुस्कान पर नियंत्रण कर लेता है। इसके अतिरिक्त उसके दांत भी बच्चों की तरह नहीं होते हैं, उसके बच्चे की अपेक्षा बड़े हुए होते हैं दांत। अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आंसर देखते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य की अग्रलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कमल के फूल का तालाब छोड़कर झोंपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झरझर कर नीचे गिरना, बच्चे का बिना पलक झपकाए पहचानने के लिए अपरिचित को देखते रहना, तिरछी नज़रों से देखना और आंखें चार होने पर मुस्कुराना। अब भाव स्पष्ट कीजिए। इसके देख लेते हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव ये है कि गांव में धूल मिट्टी से सने शरीर वाले बच्चे अपने कच्चे घरों के आंगन में खेलते हुए इतने मनमोहक लगते हैं, इतने आकर्षक लगते हैं, मानो कमल के फूल तालाब में खिलने के बजाय
कच्चे घर में ही खिल गए हों। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शैफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। इस पंक्ति में कवि ये कहता है कि अगर बाँस या बबूल ने इस शिशु को छू लिया तो बबूल और बाँस के पेड़ भी पेड़ से शैफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर प्रश्न उत्तर के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।